am very much excited because today we are going to start a new chapter, sets of 11th class mathematics. Students, before go on this topic, I want to discuss something with you. If you are unsure or confused about which subject should I take in class 11th, to solve your problem, I made a video on the topic how can I take a right decision. So I request you please go there and see and make your decision strong. Okay, so let's start. Set. What is set? Our first question is what is set? Set क्या होता है? सेट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं. ओके, सपोज कीजिए कि आप एक क्लॉथ शॉपकीपर है और आपने अपनी शॉप पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि जो क्लॉथ आपको चाहिए वो रिक्वायरमेंट आपने अपनी कंपनी को सेंड कर दी. कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उन रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करके एक बैग में पैक कर दिया और वो आपको ट्रांसफर कर दिया. जब बैग शॉप पे पहुंचता है तो आप डायरेक्टली कस्टमर को उसमें से कपड़े निकाल के नहीं देते हो, अपने क्लॉथ निकाल के नहीं देते हो. यस, आप क्या करते हो? आप पहले उन क्लॉथ का एक सेट बनाते हो रेंज वाइज या साइज कि एल साइज का है, एम साइज का शर्ट है, इस तरीके से. या फिर आप पैंट जींस को अपने अलग अलग कमर के मेजरमेंट के हिसाब से रखते हो, 34 का, 38 का, 40 का, इस तरीके से आप उनको सेट कर देते हो. यहाँ क्या हुआ? आपने साइज के अकॉर्डिंग या अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग या रेंज के अकॉर्डिंग आपने एक सेट्स बना के उनको एक बॉक्स में, अलग अलग बॉक्स में सेपरेटली रख दिया है. अब जब कस्टमर आता है तो आप बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से अपने कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्लॉथ सेल करते हो. यस, अब यहाँ हुआ क्या? सेट्स से शॉपकीपर ने एक इजी अपने वर्क को और आसान बना लिया. यस, सेट क्लॉथ को सेट में डिवाइड करके उसने अपने वर्क को बहुत ही इजी कर लिया. तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से सेट हमारी डेली लाइफ में काम आता है. यस, हर तरफ सेट है, जैसे बुक्स का सेट है, चेयर्स का सेट है. यस, तो ये डेली लाइफ में भी हमारे काम आने वाला चैप्टर है. चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवल्स हैं उनका हमने कलेक्शन किया है. अब ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन है, यानी मैं किसी भी स्टूडेंट से कहूंगा कि आप मुझे इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स बताइए तो ऑब्वियसली वो बोलेगा ए ई आई ओ यू. मीन्स अगर मैं किसी बुक से अलग अलग रेफर्स राइटर्स की बुक से मैं अगर पढ़ता हूँ वॉवल्स के बारे में तो वॉवल्स जो होंगे वो फिक्स होंगे ए ई आई ओ यू. तो इन पांचों का जो कलेक्शन होगा ए ई आई ओ यू का वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तो इसे मैं सेट कह सकता हूँ. तो वॉवल्स का जो सेट्स कलेक्शन होगा उसे मैं एक सेट कह सकता हूँ. ओके स्टूडेंट, चलिए कोई एग्जांपल लेके समझते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनका कलेक्शन. ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो इनके नेम का जो कलेक्शन करेंगे उनका नेम जो हम लेके आएंगे वो फिक्स होगा. यस, किसी बुक से लेके आए हैं या गूगल सर्च कर लें, कहीं से भी हम उनको लेके आएंगे तो आप देखोगे कि वो 28 का एक सेट बनेगा जो एक वेल डिफाइंड सेट बनेगा. हाँ, यहाँ ये हो सकता है कि किसी बुक में महाराष्ट्र को आगे लिखा होगा, किसी में राजस्थान को आगे लिखा होगा, किसी में मध्य प्रदेश को आगे लिखा होगा. तो यहाँ से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है क्या? कि ऑर्डर की रिक्वायर नहीं होती है. जब आप एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाते हो तो वहां ऑर्डर की रिक्वायर नहीं होती है, आगे पीछे चल सकता है. ओके स्टूडेंट, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं. द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10. 10 से लेस देन प्राइम नंबर की बात करें, 10 से लेस देन प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 जो फिक्स है. यस, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. ओके स्टूडेंट, चलिए द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड आउट फॉर 99 रन इन द टेस्ट मैच. जो टेस्ट मैचेस में 99 रन पे आउट हुए हैं ऐसे क्रिकेटर्स का मुझे कलेक्शन करना है, उनका रिकॉर्ड कलेक्ट करना है. तो ये भी बहुत आसान है कि कौन कौन क्रिकेटर्स हैं जो 90 रन पे आउट हुए हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन ए स्कूल. एक स्कूल के अंदर गुड टीचर्स. यस, गुड टीचर्स की बात करें तो
क्या ये कलेक्शन आपका एक सेट होगा या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ हर गुड टीचर्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करें? उसके नॉलेज के बेस पे, उसके डिग्री के बेस पे, उसके करेक्टर के बेस पे, उसके नेचर के बेस पे। यस, यहाँ गुड टीचर्स को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। यस, जैसे आप किसी एक स्टूडेंट से पूछोगे कि आपके लिए अच्छा टीचर कौन है, तो हो सकता है कि उसके लिए कोई और अच्छा टीचर हो, और किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए एक ही क्लास में एक ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम गुड टीचर्स की बात करें तो अलग अलग हो सकते हैं कि कोई बच्चा इस टीचर को पसंद करता है तो कोई इस टीचर को पसंद करता है। ठीक है, कोई पढ़ाने के हिसाब से बहुत अच्छा है तो कोई समझाने के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक वेल तरीका नहीं ढूंढ सकते गुड टीचर्स को डिफाइन करने का, तो ये एक सेट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ से हमने क्या सीखने को मिला? हमें सेट्स की डेफिनेशन मिली। A well-defined collection of objects is called sets. Means a well-defined collection of objects. जब हम कई सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करेंगे, देखिए मैंने पहले भी समझाया था, सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। जब हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स डेटास को कलेक्ट करेंगे तो हम ये पाएंगे कि अगर वो वेल डिफाइंड हैं तो हम उसे सेट कहेंगे। अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, यानी जिस कलेक्शन को आपने कलेक्ट किया हुआ है वो वेल डिफाइंड नहीं है, जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने कलेक्ट किया वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम उसे एक सेट नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम यहाँ नोट करेंगे, क्या? एवरी सेट इज ए कलेक्शन। आपने देखा कि जो भी सेट होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा, यानी कई सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके हम एक सेट बना रहे हैं। यस, बट ईच कलेक्शन इज नॉट अ सेट। बट इसका जो वाइज यूज होगा वो सही नहीं होगा। यस, मीन्स हर एक कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब हम सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मीन्स हम सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सेट्स को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। लेते हैं रोस्टर फॉर्म। स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। यस, ध्यान रखेंगे यहाँ, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, दोनों आप ध्यान रखेंगे। रूल फॉर्म क्यों कहते हैं वो भी मैं समझाऊंगा आपको। इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, उसको रूल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके रिप्रेजेंटेशन के तरीके सीखिए। दोनों में ही स्टूडेंट क्या खास बात है? पहली खास बात दोनों की जो कॉमन है दोनों में, वो क्या है? दोनों में ही हम सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। यस, इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एटसेट्रा। सेम यहाँ होगा कैपिटल ए, डी, ई, जेड एटसेट्रा। सेम रिप्रेजेंटेशन मीन्स यहाँ भी हम सेट्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ भी हम इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट दोनों में कॉमन है। सेकंड भी स्टूडेंट दोनों में कॉमन है ना? इंटरेस्टिंग बात। यस, सेकंड पॉइंट भी दोनों में कॉमन है। वो क्या है? वो ये है कि यहाँ भी हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं या कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ भी हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, है ना? तो दोनों में हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट दोनों में कॉमन है। थर्ड स्टेप जो है स्टूडेंट वो दोनों में डिफरेंट होती है, और यही हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, थर्ड स्टेप ही हमें ध्यान रखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? पहले इधर समझते हैं। रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में थर्ड स्टेप में हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। एलिमेंट्स को हम एलिमेंट इसके अंदर जो भी लिखेंगे उनको एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, उन एलिमेंट्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। यस, लाइक ए, बी, सी, डी, ई ऐसे। ठीक है, और इनको कॉमा से सेपरेट करेंगे। यस, इनके बीच में हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा से इनको सेपरेट करेंगे।
तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक एग्जांपल से भी आप यहाँ समझ सकते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर का मुझे एक सेट बनाना है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल N से, कर्ली ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर मैंने नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट कर दिया, इनको मैंने कॉमा से सेपरेट किया, ठीक है, एंड सो ऑन। सो ऑन यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि आगे भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे या लिखे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने इसको कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हुई, रोस्टर फॉर्म। साइड बिल्डर फॉर्म में आप क्या ध्यान रखेंगे, साइड बिल्डर फॉर्म में ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं इन सबको हम किसी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर हमने एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग। उसके बाद आप यहाँ पर कोलन का साइन लगाएंगे। कई सारी बुक्स में आपको यहाँ पर ऐसे एक वर्टिकल लाइन भी देखने को मिल सकती है इस तरीके से, यस। तो हम या तो यहाँ कॉलन का साइन लगाते हैं या फिर यहाँ पर ऐसे आपको एक वर्टिकल लाइन लिखी हुई मिल सकती है। आफ्टर देन हम यहाँ पर इसका एक स्टेटमेंट लिखते हैं, px हॉल्स मींस इस वेरिएबल को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म को किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मीनिंग निकलते हैं स्टूडेंट। ये जो आपका कर्ली ब्रैकेट है इसका मीनिंग निकलता है द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल। आफ्टर देन ये आपका x है, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे। ये जो कॉलन साइन होता है या ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसका मीनिंग निकलता है स्टूडेंट आपका सच दैट, एंड आफ्टर देन हम एज इट इज स्टेटमेंट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या देखा आपने, सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है जिसको हम ओपन कर्ली ब्रैकेट या स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, ओके, ध्यान रखेंगे, द सेट ऑफ ऑल। आफ्टर देन वेरिएबल एज इट इज, और यहाँ कॉलन साइन ये जो वर्टिकल लाइन इसका मतलब निकलता है स्टूडेंट सच दैट। क्या निकलता है, सच दैट। क्या निकलता है, सच दैट, यस। और आफ्टर देन एज इट इज स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल लिखिए, जिससे यही आपकी जो रोस्टर फॉर्म है इसको उधर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर n सभी एलिमेंट्स को मैंने एक सिंगल वेरिएबल से लिखा, आफ्टर देन कॉलन साइन लगाएंगे, ठीक है। कॉलन साइन के बाद यहाँ लिखेंगे x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, ओके स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ हम और एग्जांपल लेके समझते हैं। उससे पहले आपको एक बेसिक पॉइंट समझना होगा, एक साइन समझना होगा स्टूडेंट। ये साइन एप्सिलॉन साइन होता है, ये एप्सिलॉन साइन यहाँ पर इसका मीनिंग होगा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, यस स्टूडेंट। इस साइन का मतलब होगा यहाँ पर बिलोंग्स टू, ठीक है। मैं कभी कभी रैंडमली इसको ऐसे भी बना दूंगा, लेकिन ध्यान रखें ये इस तरीके से बनता है, ठीक है, बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन इसका कीवर्ड नेम है और यहाँ पर इसका मीनिंग होगा बिलोंग्स टू। अब होता क्या है इसको समझते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ आपका ये जो ए एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर आता है। जैसे मैं 1 की बात करता हूँ तो 1 आपका नेचुरल नंबर में आता है, तो मैं लिखूंगा 1 इज बिलोंग्स टू सेट n, यस। एलिमेंट 1 इज बिलोंग्स टू सेट n। सिमिलरली मैं लिखूंगा एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू सेट n, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं लिखूंगा 3 इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या 0 आपके n में बिलोंग करता है, क्या आपका 0 एलिमेंट इस सेट के अंदर आता है, बिलोंग करता है, आने का, बिलोंग करने का मतलब है आना, तो क्या आपका 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप लिखोगे 0 एलिमेंट 0 इज नॉट बिलोंग्स टू, ये साइन हो गया आपका, ये जो साइन है स्टूडेंट ये साइन हो गया आपका नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग टू, ठीक है, ये साइन हो गया आपका नॉट बिलोंग टू का। जैसे यहाँ पे 0 इज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n,
और एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो -2 इज नॉट बिलोंग्स टू n। यस, तो यहाँ आपको ये समझना था, इस साइन को बिलोंग टू पढ़ेंगे और इसको नॉट बिलोंग टू पढ़ेंगे। बिलोंग टू का मतलब है कि आपका कोई एलिमेंट अगर आपके गिवन सेट के अंदर है तो वहाँ बिलोंग का साइन आएगा, और अगर नहीं है तो वहाँ पर बिलोंग का साइन नहीं आएगा या नॉट बिलोंग टू आएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और मैंने ये क्यों समझाया अब समझिए। यहाँ मैं इस सेट को, सेट बिल्डर फॉर्म को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, n इज इक्वल टू x, n is equal to x colon sign such that x is belongs to n। देखिए कितना शॉर्ट हो गया। यस, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ हम कह रहे हैं कि ये जो x है ये इन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सारे एलिमेंट्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, n में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे। ओके, तो हमें ज्यादातर ये तरीका सीखना है। ओके स्टूडेंट, ध्यान रहे हमें ये तरीका सीखना है। ठीक है, चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट एग्जाम्पल है आपका सेट ऑफ vowels of English alphabets। देखिए स्टूडेंट, हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स का सेट बनाना है, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल वी। देखिए मैं दोनों फॉर्म साथ साथ में पढ़ समझाऊंगा। रोस्टर फॉर्म कैपिटल वी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और अंदर हम लिखेंगे ए ई आई ओ यू। ये हो गए आपकी रोस्टर फॉर्म। ओके, चलिए इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कैपिटल वी, एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड x is a vowel, x is vowel of English alphabet। कैसे स्टूडेंट, और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। देखिए स्टूडेंट, एक और एग्जांपल है यहाँ पे आपके सामने, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए से। रोस्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं हम पहले, आर एस आर एफ। ठीक है, चलिए ई कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। बताइए 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। यस स्टूडेंट, आप देख सकते हो। अब मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, वही कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा कॉलन, सभी को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे x, एंड x इज एन इवन नंबर। ओके स्टूडेंट, अब हमें इस फॉर्म को कम से कम बनाना है। हमें ज्यादातर ये फॉर्म सीखनी है जो मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ। देखिए इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x कॉलन साइन x is equal to 2n। यस, x is equal to 2n, और n क्या है आपका, n belongs to कैपिटल n। देखिए यहाँ x is equal to 2n and n belongs to n। ओके स्टूडेंट, यानी आपका जो x है, यानी ये जो एलिमेंट्स है वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं 2n को, और यहाँ n जो है क्या पुट करोगे आप, उनको आप नेचुरल नंबर पुट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा कि हम एक रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं 2 एग्जांपल और लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको सीखना है बहुत ध्यान से कि
क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलने वाला है स्टूडेंट्स। क्या है वो? एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्वर्ट या रिप्रेजेंट, कन्वर्ट सेट A इज इक्वल टू 1 4 10 11 इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कन्वर्ट A इज इक्वल टू सेट A इज इक्वल टू 1 4 10 11 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिलेगा, वो क्या है कि हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ इस सेट के जो एलिमेंट्स है, एक सेट तो है और ये रोस्टर फॉर्म भी है, बट इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और जब तक ये किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स किसी ना किसी रूल को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट नोट सीखने को मिला, क्या कि हम सारी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑल रोस्टर फॉर्म्स आर नॉट कन्वर्टेड, कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट, इसका आंसर हो गया आपका कांट कन्वर्ट, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं, रिप्रेजेंट सेट Q is equal to x, x is a rational number। चलिए Q x is a rational number, इसको हमें कन्वर्ट करना है। देखिए यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है, Q is equal to x, x is equal to p by q, p comma q belongs to I and q is not equal to 0। यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कीजिए, नहीं कर सकते, यस। अब क्या हुआ, ये तो रूल फॉलो कर रहा है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला, क्या कि सारी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। यस स्टूडेंट, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें समझने को मिला, सीखने को मिला, वो क्या है कि आपके सारे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली सारे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वहां जाके सॉल्व कर सकते हो। और थैंक यू।